हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है प्रस्तावना और उसकी उद्देशिका पर आधारित 25 सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं लाइक है, अगर आप आईएएस या फिर कोई भी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या फिर बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं, टीजीटी, पीजीटी या फिर रेलवे, सिविल, कोई भी परीक्षा हो, सभी में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि परीक्षाओं में ये प्रश्न जो होते हैं सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए कि इसका जवाब क्या आपके पास है। देखिए, प्रश्न है कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो वाद है ये आया था 1973 में, 1973 में। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा था कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी कि जो मूल ढांचा है वो बिल्कुल जो है नहीं बदलना चाहिए, मूल ढांचा बिल्कुल वही रहना चाहिए। अपने तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। इसमें से एक शब्द ऐसा है जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें शामिल नहीं किया गया है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये शामिल है। गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, ये भी शामिल है। समानता यानी कि इक्वलिटी, ये भी शामिल है। लेकिन सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ये शब्द यानी कि सिक्योरिटी जो है ये प्रस्तावना में शामिल नहीं है। सही जवाब हमारा ऑप्शन डी है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों बनाए थे। कितने राज्य और कितने संघ शासित क्षेत्र 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे, ये क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वर्तमान में देखिए हमारे जो राज्य हैं उनकी संख्या 28 है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं वर्तमान में। अगर आप 9 समझ रहे हैं तो गलत हो जाएगा, 9 नहीं 8 ही हैं। क्यों है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल आपको सही जवाब दे दें जो आपका आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ शासित क्षेत्र बनाए थे, तो सही जवाब इसका बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य। अब आते हैं ऑप्शन ए की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 26 जनवरी 2020 से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली को एक कर दिया गया है। 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को जो विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया गया था उसको समाप्त कर दिया था। इसके बाद 2 नए केंद्र शासित राज्य जो थे वो अस्तित्व में आए थे। तो संख्या जो थी वो 7 से 9 हो गई थी। लेकिन फिर 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली को एक कर दिया गया, तो ये संख्या हो गई 8। तो अगर आपसे कोई सवाल करता है कि इसमें वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो सही जवाब होगा 28, 8। ये आंकड़ा याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 में किस अनुच्छेद में नागरिकता के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। अगर आप यूपी पीसीएस देते हैं या फिर एमपी पीसीएस देते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो प्रश्न है वो कई बार रिपीट हो रहा है। बीपीएससी के लिए भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है और ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। देखिए, जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय क्या था कि मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को 7 शीर्षों में रखा गया था। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था ये हुआ था 1978 में। तो उसमें जो है 6 अधिकार रह गए, एक को हटा दिया गया था जो संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति का अधिकार जो है वो 300 क में रखा गया है, ये भी याद रखना आप। तो देखिए समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में, समता का अधिकार। और उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में, याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 यानी कि 25 से लेकर 28 के बीच में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसी के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी शिक्षा व्यवस्था को जो है स्कूल खोलने का जो अधिकार होता है
वो दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसी को जो है संविधान की आत्मा भी कहा है, अनुच्छेद 32। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से ये जो 6 मूल अधिकार हैं वो आपके सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध भारत के प्रजातीय भेदभाव का प्रतिषेध करता है? कौन सा उपबंध है जो भारत के प्रजातीय यानी कि प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये जो है मतलब कि उपबंध करता है? तो देखिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन डी हमारा जो है ये हमारा आंसर होगा। तो ये है ऑप्शन डी। संविधान की प्रस्तावना में प्राविधिक शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन में? सही जवाब इसका फ्रेंड्स क्या बनेगा? देखिए 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। तो उस समय जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। एक बात और भी याद रखना कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है और वो संशोधन कब हुआ था? ये 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण कहा है? पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण कहा गया है एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ का जो वाद था उसके अंतर्गत। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि ये जो डिसीजन आया था वो कब आया था? वो 1994 में आया था, 1994 में आया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग बिल्कुल समझते रहिए, याद रखिए। और मैंने भी आपको बताया था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में 42वां जब संविधान संशोधन किया गया था उसी समय। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था, आपने देखा कि इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था बस एक बार। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था किस संविधान संशोधन में? शिक्षा का अधिकार, देखिए जो शिक्षा का अधिकार है ये मूल अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन में किया गया था, 86। ठीक है, और ये संशोधन हुआ था 2002 में, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान में जो है भारत को जो है कहा गया है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारतीय संघ की व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारतीय संघ की जो व्यवस्था है ये कनाडा से बहुत अधिक समानता रखती है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 371 ए, ध्यान से देखिएगा, जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको जो है धारा 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। और जो अनुच्छेद 371 ए है इसके अंतर्गत किस राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो देखिए इसका सही जवाब है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को 371 ए के अंतर्गत विशेष राज्य की स्थिति दी गई है। वहीं पर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य की स्थिति प्रदान की गई है? तो देखिए इसका जवाब बनेगा 371, ओनली 371। ठीक है, तो ऑप्शन सी आएगा तब जब आपका क्वेश्चन सिर्फ 371 से संबंधित हो। अगर 371 ए के बारे में पूछा गया तो इसका जवाब बनेगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिटें जारी कर सकता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिटें जारी कर सकता है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि 5। तो ये जो 5 प्रकार हैं इसको आइए समझ लेते हैं। एक तो है इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको आप कहते हैं हेबियस कार्पस। दूसरा है परमादेश यानी कि मैंडमस। तीसरा है उत्प्रेषण। चौथा है निषेधाज्ञा या प्रतिषेध, जिसको कहते हैं प्रोहिबिशन। और पांचवा कौन सा है? अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं। ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी जारी कर सकता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने का प्रावधान किया गया है?
तो फ्रेंड्स इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है अनुच्छेद 124। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा रहा है, तो इसको तो बिल्कुल भी आपको रट लेना है। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब क्या बनेगा? 42वां। तो ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अगला क्वेश्चन, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? देखिए जो विधेयक होते हैं, अब यहाँ पर तो दो विधेयकों को मैं आपको डिफाइन करूंगा, तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो एक तो आप समझते हैं, एक हो गया आपका धन विधेयक, दूसरा होता है वित्त विधेयक। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो अवित्तीय है, यानी कि जो वित्तीय विधेयक नहीं है, उसको राज्यसभा जो है वो 6 महीने तक रोक सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई जो है वित्त विधेयक है तो उसे 14 दिन तक रोक सकती है। तो ऑप्शन ए आपका तब बनता जब वित्त विधेयक होता, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अवित्तीय विधेयक, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। अब आपको मैं ये बता दूं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या होता है। देखिए कोई भी विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब वह संविधान के अनुच्छेद 110 की पूर्ति करता हो, यानी कि धन विधेयक की जो परिभाषा है वो संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद में वर्णित विषयों से संबंधित हो, जबकि वित्त विधेयक आगामी वित्त वर्ष में नए कर या कर में संशोधन से संबंधित होता है। यानी कि जो इसे वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 2020-21 का चल रहा है सेशन, अगर आगामी वित्तीय वर्ष यानी कि 2021-22 के लिए कुछ अग्रिम रूप से हमें टैक्स वगैरह के बारे में बात करनी है तो वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए धन विधेयक पूरी वैधानिक विधि से गुजरने के बाद लागू होता है, ये सबसे बड़ा अंतर है कि जो धन विधेयक होगा वो पूरी वैधानिक विधि से गुजरने के बाद लागू होता है, जबकि वित्त विधेयक संसद में पेश होते ही लागू हो जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, साथ ही धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त होता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। एक बात और भी याद रखना, सभी धन विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। एक बड़ा अंतर यहाँ पर भी है। अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाने वाला वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। ऐसे विधेयक जिनमें धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में वर्णित किसी भी मामले के लिए प्रावधान किए जाते हैं, परंतु केवल उन्हीं मामलों के लिए ही प्रावधान नहीं किए जाते, बल्कि साधारण विधेयक जैसा भी कोई मामला हो। तो धन विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि के व्यय संबंधी प्रावधान होते हैं वो जो है धन विधेयक कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं और ये चीज जान गए अगर आप, तो आप समझ जाएंगे कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है। इसलिए इस लेक्चर की जो पीडीएफ है इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? याद रखिएगा सही जवाब है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश के प्रयास से 1985-86 में लोकहितवाद, जैसे कि अगर आपको लगता है कि अमुक मुद्दा जो है ये लोकहित से संबंधित है तो उसके लिए आप PIL डालते हैं। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL। तो ये जो अवधारणा है ये 1985-86 में अस्तित्व में आई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति PN भगवती के प्रयास से। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के किस सदन में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? यानी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो सिर्फ एक सभा में आ सकता है। किस सभा में? लोकसभा में। ठीक है, केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो बाकी सब गलत है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन करते हैं? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। 30 सदस्यीय किस समिति में सभी सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई भी इसमें नहीं होता है? ये ऐसी समिति है जिसमें सभी सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और ये है प्राक्कलन समिति। ठीक है,
और लोक लेखा समिति के बारे में बात करें तो इसमें कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्यों में 15 जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष ये बने थे गणेश शंकर मौलंकर, 15 मई 1952 से 1956 तक, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वैसे यहाँ पर क्रमशः सब दिया गया है, पहले ये थे, दूसरे स्थान पर बने थे अनंत सैनम अयंगर, तीसरे स्थान पर आए थे सरदार हुकुम सिंह और फिर आए नीलम संजीव रेड्डी जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये है 42वां संविधान संशोधन। इसके बारे में मैं काफी चीजें बता चुका हूं आपको, और ये जो है हुआ था कब? 1976 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना कर सकती है? तो ये है अनुच्छेद 312, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे जल्दी। और दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट सूचना देता हूँ। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, जहां पर आपको हमारे दूसरे चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 का लिंक मिलेगा, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारी सूचनाएं जो एग्जाम, आपके कैरियर, शिक्षा से जुड़ी हुई होती हैं, सारी सूचनाएं बहुत ही त्वरित गति से और बिल्कुल सटीक, यानी कि बिल्कुल भी गलती वहां पर होने की संभावना नहीं होती है, आपको प्रदान की जाती है। तो चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।